हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वीडियो मैंने बनाया था, उसमें त्रैमासिक परीक्षा में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जितने भी फिजिक्स का सवाल था, वो सारे मैंने डिस्कस किया उस वीडियो में। तो दोस्तों, ये दूसरा वीडियो मेरा है जो त्रैमासिक जो एग्जाम हुआ था 2026 जुलाई में। तो आज मैं देखने वाला हूँ दोस्तों केमिस्ट्री का जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला दोस्तों। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ताकि जितने भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना और देखने से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, और वीडियो कब तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों। तो चलते और क्वेश्चन को देखते हैं स्टेप बाय स्टेप दोस्तों, केमिस्ट्री का सारा क्वेश्चन। तो दोस्तों, केमिस्ट्री में जो है 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था सवाल, जिसमें था कि निम्नलिखित में से कौन जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए में है दहन। यहाँ पर जो है दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो ये जो है दहन की प्रक्रिया है, ठीक ना। भोजन का पाचन, भोजन के पाचन में भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ भी जो है ऑक्सीकरण यहाँ भी होगा दोस्तों। और श्वसन, जब आप सांस लेते हैं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है अंदर बाहर होती है, तो यहाँ पर भी जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया यहाँ भी होती है। तो दहन में भी होता है, भोजन का पाचन में भी होता है और श्वसन में भी होता है। तो यहाँ पर अवक्षेपण जो है, अवक्षेपण में कोई जो है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए दोस्तों, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है जो दोस्तों, जिसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है कौन विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस टाइप का बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया दोस्तों, और मैंने जब पिछला जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है 2011 से लेकर के 2026 तक मैंने जितने भी क्वेश्चन एनालिसिस किया अब तक दोस्तों, उसमें से सबसे ज़्यादा सवाल इस टाइप का पूछा गया दोस्तों। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या करेगा, आपको इसी प्रकार समीकरण दिया रहेगा और इस समीकरण में आपको चुनना पड़ेगा कि इसमें से जो है विस्थापन अभिक्रिया कौन है। तो यहाँ पर आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि विस्थापन अभिक्रिया कहते किसको है। तो विस्थापन अभिक्रिया उसे कहा जाता है जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व जो होता है वो कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित करके उसका स्थान खुद ग्रहण कर लेता है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पर आयरन जो है कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है दोस्तों, और अभिक्रिया करने के दौरान आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर दिया गया है, और कॉपर जो है कॉपर को हटा करके आयरन उसका स्थान खुद ग्रहण कर लिया है और आयरन सल्फेट का निर्माण कर लिया है। तो यहाँ पर से साफ पता चल रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है यही विस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर आयरन जो होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व होता है और आयरन के द्वारा कॉपर को विस्थापित किया गया है और उसका स्थान ये खुद ग्रहण कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो ऑप्शन ये सबको भी देख लो दोस्तों, तो आपके लिए बहुत फायदा होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अभिकारक है और यहाँ पर जो है इसको जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट दो भागों में टूट जाता है, एक कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, एक CO2 गैस बनाता है। तो यहाँ पर जब एक अभिकारक जो है दो प्रतिफल का निर्माण करता है तो इसी को क्या कहा जाता है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। अब ऑप्शन नंबर सी में जो एग्जांपल है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड जो है जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये दोस्तों क्या है? क्षार है, और ये क्या है? अम्ल है। जब किसी कोई क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इसी को क्या कहा जाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। ये उसका एग्जांपल है दोस्तों। तो अगर आपसे पूछा रहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा है, यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाता है? सी आंसर हो जाता है दोस्तों। तो अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर यह है कि यहाँ पर दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड में जब जल को मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, ठीक ना, जिसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोस्तों जब दो या दो से अधिक जो है अभिकारक हो और उसका जो है प्रतिफल जो बने वो सिर्फ एक बने, तो ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है दोस्तों संयोजन अभिक्रिया या फिर संश्लेषण अभिक्रिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इस टॉपिक को बढ़िया सब देख लेना, क्योंकि एग्जाम में 100% आता ही दोस्तों आता है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो दोस्तों अगला जो क्वेश्चन 27 नंबर में जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया उसमें पूछा ये गया है कि जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ये जो सवाल आपसे पूछा गया दोस्तों, ये आपका जो है धातु और धातु चैप्टर से पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर सिंपल आपको पता होना चाहिए कि जब जिंक से जो है लोहा को लेपित करने की जो प्रक्रिया है इसको क्या कहा जाता है? गैल्वेनीकरण कहा जाता है, ठीक ना। गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है। 29 नंबर क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि अधातु के ऑक्साइड मान्यता होते हैं। तो अधातु के जो ऑक्साइड होता है ना दोस्तों वो कैसा होता है? तो अधातु के ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा, अम्ल का जो ऑक्साइड होता है वो धातु के ऑक्साइड जो होता है वो अम्लीय होता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है और धातु के ऑक्साइड दोस्तों अम्लीय होता है, ठीक ना। तो अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो अम्लीय होता है और धातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्षारीय होता है। ये दोनों को याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, इसको बढ़िया से याद कर लेना, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग जो है दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो सिंपल ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहला चैप्टर से लिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है। तो दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए जो है विलयन जो लिया जाता है वो कौन सा लिया जाता है दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिया जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO, याद रखिएगा। एक होता है दोस्तों CaO होता है कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं अनबुझा चूना। तो ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर पूछेगा अनबुझा चूना किसको कहते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। और जब इसी में पानी मिलाते हैं दोस्तों, जल मिलाते हैं, तो जल से अभिक्रिया करने के बाद तब जाकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का NaOH का होल ट्वाइस का निर्माण होता है। इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये होता है अनबुझा चूना, ये होता है बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना जो होता है ना दोस्तों, इसी से जो है दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए इसको चुनता जाता है, उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
तो अगला यहाँ पर क्वेश्चन जो 31 नंबर है, तो दोस्तों 31 नंबर में कहा जा रहा है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है, तो यहाँ पर करा है 7, तो 7 किसका होता है? उदासीन का होता है। अब करा 7 से अधिक, तो 7 से अधिक किसका होता है? तो क्षारीय का होता है। और एक है दोस्तों 7 से कम, तो 7 से कम जो होता है वो पीएच मान किसका होता है? तो वो अम्ल का होता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर 32 नंबर में जो पूछा जा रहा है वो आपसे ये करा है कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इसकी प्रकृति कैसा है? वो क्षार है, अम्ल है या लवण है? तो दोस्तों याद रखना, मोस्ट वीवाई सवाल है। सबसे ज़्यादा प्रबल क्षार जो होता है ना वो यही होता है, क्योंकि इसका पीएच मान जो होता है ना दोस्तों इसका 14 होता है। याद रखिएगा, इसका पीएच मान कितना होता है? 14। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है, यानी सबसे ज़्यादा प्रबल अगर क्षार अगर पूछेगा कौन होता है तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। और सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल पूछेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा, यानी कि HCl जिसको हम कहते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों। ओके, याद रखिएगा, सबसे प्रबल अम्ल पूछेगा तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो जाएगा, जिसको हम लोग जठर रस भी कहते हैं। और सबसे प्रबल जो है क्षार पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, जिसका पीएच मान कितना होता है? 14 होता है। और इसका पीएच मान दोस्तों कितना होता है? तो इसका पीएच मान जो है 1.2 होता है लगभग, ठीक ना। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि जिसका पीएच मान जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा? क्षारीय होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 33 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है प्रबल अम्ल बनाता है, बी में दे रहा है प्रबल क्षार बनाता है, सी में कह रहा है क्षार बनाता है, डी में कह रहा है लवण। तो हम सभी को पता है दोस्तों कि अम्ल जब एक क्षार से अभिक्रिया करता है तो वो किसका निर्माण करता है? लवण का निर्माण करता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, लवण और जल का निर्माण करता है। तो यहाँ पर लवण है तो लवण आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन जो आपका 34 नंबर में दिया गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जस्ता का मतलब हो जाता है जिंक, क्या हो जाता है दोस्तों? जिंक हो जाता है। जिंक को हम लोग क्या कहते हैं? जस्ता। अब कह रहा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब क्या हो गया? HCl। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं दोस्तों। अब कह रहा अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा गैस बनता है? तो आप सभी को पता है कि जब जिंक जो है जब इससे दोस्तों अभिक्रिया करता है, ठीक ना, तो कोई भी अम्ल जो है जब धातु से अभिक्रिया करता है, जिंक क्या है? धातु है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ये कोई भी धातु हो वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को मुक्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। तो याद रखिएगा, जब कोई भी धातु किसी अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, रिलीज करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ऑक्सीकारक है, ठीक ना। तो ऑक्सीकारक के बारे में करा ऑप्शन नंबर ए में उत्प्रेरक होता है, बी में करा कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला, सी में करा इलेक्ट्रॉन त्याग करने वाला, और डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑक्सीकारक जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला होता है, ठीक ना। यानी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जहाँ होता है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, जबकि अवकरण जहाँ पर होता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है। तो याद रखिएगा कि अवकारक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने वाला होगा और ऑक्सीकारक जो होगा वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाला होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 36 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार का विक्रिया है? तो अभी जस्ट इससे पहले जो प्रश्न बताया था उसमें भी हमने बताया था दोस्तों कि भोजन का पाचन जो होता है उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होता है, ठीक ना, क्योंकि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के दौरान ही हमारा जो भोजन का पाचन होता है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ ही दिया गया, इससे पहले हमने बताया था नीला कलर के बारे में दोस्तों। तो आप देख सकते हो वही सवाल यहाँ पर रिपीट हो चुका है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको याद रखना है कि कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है। तो कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है वो कैसा होता है दोस्तों? तो नीला होता है। याद रखिएगा, नीला या फिर गहरा नीला। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन है 38 नंबर में कहा जा रहा है तो निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, तो जिसमें अवकारक गुण कौन प्रदर्शित करेगा? जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होगा, क्योंकि जिसके साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो वो ऑक्सीकरण का गुण प्रदर्शित करता है, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, तो इसमें ऑक्सीजन क्या है? नहीं है। तो अवकारक का गुण प्रदर्शित कौन करेगा? ऑप्शन नंबर बी करेगा दोस्तों। तो बहुत ही आसान है, याद रखिएगा, एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अवकरण। तो ऑक्सीकरण जिस तत्व में ऑक्सीजन का संयोग होगा, यानी कि जिस तत्व से ऑक्सीजन जुड़ेगा तो उस तत्व का ऑक्सीकरण होगा, और जिस तत्व से ऑक्सीजन निकलेगा दोस्तों, निष्कासित होगा, उसका क्या होगा? अवकरण होगा। तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण अवकरण काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 39 नंबर जो प्रश्न है इसमें कहा जा रहा है कि समीकरण 2Cu + O2 = 2CO किस प्रकार की अभिक्रिया है? अब यहाँ पर अभी हमने जस्ट इससे पहला वाला क्वेश्चन बताया था दोस्तों कि जब दोस्तों कोई प्रतिफल हो, दो प्रतिफल जो है मिल करके एक जो है दो अभिकारक मिल करके जब एक प्रतिफल का निर्माण करता है तो इसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे दोस्तों, जब ऑप्शन में हम यहाँ पर देख रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया यहाँ पर है ही नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर अगर संयोजन अभिक्रिया नहीं हो रहा है तो दूसरा उपाय देखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया किया और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड का निर्माण किया। यहाँ पर तत्व के साथ ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर जो है तत्व में ऑक्सीजन का संयोग हुआ दोस्तों। तो जब कोई तत्व के साथ ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ऑक्सीकरण कहा जाता है, यानी इस तत्व का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों 40 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है दोस्तों। तो रेडॉक्स अभिक्रिया उसको कहा जाता है जिसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो, यानी कि एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी होगा और अवकरण भी होगा, उसी को क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, तो जिंक का जो है, जिंक में ऑक्सीजन लगा है और कॉपर के साथ नहीं लगा है। यहाँ पर जिंक में ऑक्सीजन निकल गया है और जो है कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिंक से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जिंक का क्या हो रहा है, यहाँ पर अवकरण हो रहा है। और कॉपर में ऑक्सीजन नहीं था और कार्बन में ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन में ऑक्सीजन का संयोग हो गया है। तो यहाँ पर कार्बन का हुआ है ऑक्सीकरण और जिंक का क्या हो गया, अवकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवकरण दोनों प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही राइट आंसर लग रहा है। अब यहाँ पर जब देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों ऑक्सीकरण का ना अवकरण, ऑक्सीकरण इससे कोई लेना देना है ही नहीं। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों, तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर भी दोस्तों ना अवकरण ऑक्सीकरण का कोई यहाँ पर चीज़ नहीं दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पर जब ऑप्शन नंबर डी में हम बात करेंगे, तो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जो है कैल्शियम क्लोराइड और जल का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर भी ऑक्सीकरण अवकरण प्रदर्शित नहीं हो रहा है। तो वो केवल और केवल ऑप्शन नंबर ए में प्रदर्शित हो रहा है कि जिंक से ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है और कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है। तो यहाँ पर जिंक का जो है अवकरण हो रहा है जबकि कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 41 में क्या कहा जा रहा है कि SO2 की विरंजक क्रिया जो है, अगर SO2 के किस गुण को प्रदर्शित करता है, यानी SO2 जो है ये किस गुण को प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर S का मतलब हो गया सल्फर, यानी सल्फर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। अब सल्फर ऑक्साइड जो है ये क्या कर रहा है, अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है या अवकारक का गुण प्रदर्शित करता है या फिर ऑक्सीकारक का गुण प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा कि सल्फर ऑक्साइड, अब सल्फर क्या है, धातु है कि अधातु है, तो ये आपको जांच करना पड़ेगा। तो सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है दोस्तों, तो वो 16 होता है। सल्फर का कितना होता है, 16। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे ना दोस्तों, तो हो जाएगा 2, 8 और क्या हो जाएगा 6, यानी बाहरी कक्षा में कितना आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो याद रखिएगा जिसके बाहरी कक्षा में जो है 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन आए वो क्या हो जाता है दोस्तों, अधातु हो जाता है। वो क्या होता है, अधातु होता है, ठीक ना। और जिसके बाहरी कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन आए तो वो क्या होता है, धातु। तो हमने अभी जस्ट बताया था इससे पहले कि धातु का ऑक्साइड जो होता है, यानी कोई भी धातु के साथ ऑक्सीजन लगा रहेगा तो वो दोस्तों धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति को प्रदर्शित करता है, यानी कि वो क्षारीय होता है। जबकि अधातु का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, अम्लीय गुण को प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर SO2 किस गुण को प्रदर्शित करेगा, तो वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित करेगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन 42 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। तो 42 नंबर में कहा जा रहा है कि अभिक्रिया H2S प्लस Cl2 जो है अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना रहा है और सल्फर को विस्थापित कर दे रहा है। मैं कह रहा है कौन सा पदार्थ का जो है ऑक्सीकरण के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ऑक्सीकरण अवकरण का जस्ट उल्टा ये काम करता है, यानी कि किसी तत्व के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, लेकिन किसी तत्व के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना अवकरण कहलाता है, यानी जस्ट उल्टा काम करता है। उसी प्रकार किसी तत्व से ऑक्सीजन का निकलना अब उस तत्व का अवकरण कहलाता है। तो वही में अगर कोई तत्व से हाइड्रोजन का दोस्तों निकलेगा तो वहाँ क्या होगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा, यानी जस्ट उल्टा काम करता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का उल्टा काम करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेना है कि यहाँ पर जो है हाइड्रोजन जो है सल्फर के साथ लगा हुआ है और यहाँ पर सल्फर से हाइड्रोजन का निष्कासन हो चुका है। तो यानी कि अगर ऑक्सीजन का निष्कासन होता है तो उस तत्व का क्या होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होने पर उस तत्व का अवकरण होता है। लेकिन यहाँ पर जब हाइड्रोजन का निष्कासन होगा तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, इस तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है। बस समझ में आ गया, जस्ट उल्टा बोलना है, ठीक ना। अब क्लोरीन में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं, मतलब मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ है, अगर क्लोरीन में ऑक्सीजन लगता तो यहाँ पर क्लोरीन का क्या होता, ऑक्सीकरण होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जस्ट उल्टा काम करेगा, जब क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लग रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, अवकरण होगा इसका, ठीक ना। ऑक्सीकरण नहीं होगा, क्या होगा, अवकरण, ठीक ना, अवकरण। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि ऑक्सीकरण के रूप में कार्य कौन कर रहा है, यानी कौन सा तत्व ऑक्सीकरण के रूप में कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है सल्फर से हाइड्रोजन निकल रहा है, ठीक ना। तो जब किसी तत्व से ऑक्सीजन निकलता है तो उस तत्व का क्या होता है, अगर किसी तत्व से ऑक्सीजन निकलता है तो उस तत्व का होता है अवकरण, लेकिन हाइड्रोजन जब निकलेगा तो क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका, H2S का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा कि किसी तत्व से ऑक्सीजन जब निकलेगा तो वहाँ पर क्या होगा, उसका अवकरण, लेकिन हाइड्रोजन जब निकलेगा तो उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण, यानी जस्ट उल्टा काम करता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कौन कर रहा है दोस्तों, तो ऑक्सीकारक के रूप में जो है जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, H2S काम कर रहा है। यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर H2S हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग ताज़ा तेल को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा किसी भी कोई भी वस्तु दोस्तों, किसी भी वस्तु को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए ना तो CO2 की ज़रूरत पड़ता है, ना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ना अमोनिया की आवश्यकता होती है। तो वो किस गैस की ज़रूरत होती है, तो वो होता है नाइट्रोजन गैस। तो आपको याद रखना है कोई भी चिप्स होता है ना, किसी भी पैकेट वाला जो चीज़ होता है जिसमें कोई सामान खाने वाला चीज़ को रखा जाता है तो उसमें भी नाइट्रोजन गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर किसी भी चीज़ को ताज़े रखने के लिए लंबे समय के लिए नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला जो आपका 44 नंबर क्वेश्चन है
इसमें दोस्तों आपको कहा जा रहा है, दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा एक द्विविस्थापन अभिक्रिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते किसको है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें अभिकारक जो होता है ना, अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला होता है, जब वो अपने ही आयनों का आदान प्रदान करके दोस्तों आपस में खुद से, और जब अलग अलग तरह का नए तरह का प्रतिफल का निर्माण करता है दोस्तों, तो इसी को क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक जो होता है वो अपने ही आयनों का आदान प्रदान करके दो अलग अलग तरह नए का प्रतिफल का निर्माण करता है, तो उसको क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे हो, ठीक ना, यहाँ पर क्या है कि दो यौगिक आपस में मिल करके एक यौगिक का निर्माण कर रहा है। यहाँ तो साफ पता चला कि क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, सॉरी यहाँ पर क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया हो रहा है, ठीक ना। यहाँ भी दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ भी संयोजन अभिक्रिया हो रहा है। जब दो यौगिक एक जो है प्रतिफल का निर्माण करता है, क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया। अब एक तो ऑप्शन नंबर बी बच गया, एक ऑप्शन नंबर डी बच गया। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है कि AgNO3 है, ठीक ना, और NaCl है। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं दोस्तों कि Ag जो है वो दोस्तों क्लोरीन के साथ जो है संयोग कर लिया है, और NO3 जो है वो सोडियम के साथ जो है अभिक्रिया कर लिया है। तो अब दोस्तों Ag पर प्लस चार्ज होता है जबकि NO3 पर माइनस चार्ज होता है, और यहाँ भी Na सोडियम पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज होता है। अब देख सकते हैं कि प्लस वाला जो है दोस्तों माइनस वाला के साथ अभिक्रिया कर लिया है, और ये माइनस वाला ये प्लस वाला के साथ अभिक्रिया कर लिया है। तो जब दो अभिकारक जो अपने ही आयनों का आदान प्रदान करके जब दो अलग अलग तरह का जो है प्रतिफल का निर्माण करता है, तो इसी को क्या कहा जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन बी नंबर आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों क्या है। तो दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली फिल्म बनाने में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है दोस्तों, AgBr जो होता है, इसका इस्तेमाल जो है फोटोग्राफी में किया जाता है और फिल्म जो है बनाने के उपयोग में किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन 46 नंबर में कहा जा रहा है दोस्तों कि जल का वैद्युत अपघटन करने पर मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो अणुओं की संख्या होता है वही मोल की संख्या के बराबर होता है, समानुपाती होता है, ठीक ना। यानी जो भी तत्व होता है उसके अणु की जो संख्या होता है, कितने अणु है, तो वो अणु की संख्या जो होता है ना उस तत्व के मोल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, हाइड्रोजन और जब विद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन का जो है 2 अणु होता है, जबकि ऑक्सीजन का 1 अणु होता है, H2O होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि हाइड्रोजन में 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2:1, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है। तो 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। यहाँ पर कहा है कि मोम का पिघलना, ठीक ना, दहन अभिक्रिया है। तो उबलता हुआ जल, पेट्रोल का जलना, तो सिंपल है दोस्तों, पेट्रोल का जलना क्या हो जाएगा, दहन अभिक्रिया हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। तो अगला प्रश्न 48 नंबर में दोस्तों क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसमें किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट में हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों बायोलॉजी का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया है। तो बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग अगला नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों। अभी पूरा केमिस्ट्री का कवर हो गया टोटल क्वेश्चन दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगा दोस्तों, यदि आपके लिए इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कीजिए दोस्तों, ताकि जितने भी वीडियो मैं अपलोड करूं अब तक सबसे पहले जाए दोस्तों। तो फिर मिलते हैं आपको बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन होगा मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो फिर अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।